सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा रचित कहानी अयोध्या की लपटें। वह सुबह भी और सुबहों की तरह एक आम सुबह थी, लेकिन अमलतास के घने दरख्तों की डालियों को पार करता हुआ सूरज जब घंटा घर की ऐन बुर्जी पर था तो वह सुबह खास हो गई। शहर में दंगा भड़क गया। एक हिंदू लड़की उषा भार्गव और मुस्लिम लड़के के प्रेम और फिर किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उषा भार्गव का कत्ल दंगों की वजह बन गया। परेड ग्राउंड में भी हलचल मच गई। हमें सख्त हिदायत दी गई कि हमें पुलिस सुरक्षा में घर भेजा जा रहा है और हम वैन में ढक मुंद कर खामोश बैठे रहें। बाबूजी की ओर से ही यह व्यवस्था की गई थी। वैन की खिड़कियों पर लोहे की जाली ठुकी थी। शहर की बाहरी सीमा पर मेरे बाबूजी जस्टिस जगदम्बा प्रसाद की आलीशान पीली कोठी आते आते आंखों के आगे का मंजर दिल में खुबता चला गया। अधजला धुएं से भरा मढ़ाताल, घमापुर, बड़े फुहारे की दुकानें, कमानिया गेट की चहल पहल भरी सड़क पर खून, मांस के लोथड़े, बिखरा टूटा फूटा सामान, लोगों का वहशी हुजूम, मारो मारो की दानवी आवाज। यह आवाज हिंदू की थी या मुसलमान की? कोई सिक्स सेंस वाला ही बता पाएगा शायद। पीली कोठी सन्नाटे की गिरफ्त में थी। उषा भार्गव कांड की आंच उससे कोसों दूर थी। मैं भी तो इमरान से प्यार करती थी। कनुप्रिया, तुम इमरान को भूल जाओ कि वह तुम्हें प्यार करता है, कि तुम दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। कुछ नहीं होता प्यार व्यार, काहे को जान देने पर तुली हो। दिन, हफ्ते, पखवाड़े गुजरते चले गए। दंगों की आंच ठंडी पड़ गई। मेरा प्यार परवान चढ़ता चला गया। मैं भूलने लगी कि मेरे कॉलेज का आखिरी साल है, कि कैरियर बनाने के मुकाम पर हूं मैं, कि बाबूजी के नाम और रुतबे का डंका शहर की गली गली में बजता है, कि पीली कोठी पुश्तान पुश्तों से सीना ताने खड़ी है, उसकी आबरू की आंच दरो दीवार रोशन किए है। इमरान के साथ कॉलेज में तमाम नाटकों में प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी की भूमिका निभाते निभाते मैं हकीकत में उसकी जीवन संगिनी बन गई। इमरान के चंद दोस्त, मेरी चंद सहेलियां, हमने मंदिर में ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे के गले में जय माला डाल दी। कुछ भी तो नहीं हुआ। न मेरा या इमरान का कत्ल हुआ, न दंगे भड़के। बस मेरे लिए पीली कोठी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए और जब मैं सड़क की हुई तो इमरान क्षितिज बनकर मेरे साथ था। कनु, समा जाओ मुझ में और भूल जाओ जातीयता और संप्रदाय के रंग में रंगे कट्टरपंथियों को। इमरान ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे सिर को बुजुर्गों की तरह चूमा। वह मुझे अपने घर ले आया। हमें इस शर्त पर एक रात की पनाह मिली कि सुबह होते ही उनका लाडला इमरान काफिर की इस लड़की को लेकर रुखसत हो जाएगा। ये रुपए रख लो, काम आएंगे। इमरान ने अपनी अम्मी के दिए रुपए छुए तक नहीं। इमरान के दोस्त और थिएटर कंपनी के मालिक रुस्तम जी ने हमें मुंबई आ जाने की सलाह दी। दादर स्टेशन से बाकायदा हमें गाड़ी से उतार वे ग्रांट रोड अपने घर ले आए। बरसों से अकेले रह रहे थे। उनकी बीवी का इंतकाल हुए कई बरस गुजर चुके थे। बाल बच्चे थे नहीं। अपने सोने के कमरे में ही हमारा सामान रखकर बोले थे, आज से ये कमरा तुम लोगों का, रहो। अपने को भी लगेगा कि अपने घर में रौनक है। इमरान रुस्तम जी की थिएटर कंपनी में बतौर कलाकार स्टेज शो देने लगा। मेरा रुझान अभिनय से अधिक डायरेक्शन और संवाद लेखन की ओर था, पर वहां तो पहले से तमाम नाटकों रुस्तम सोहराब, नल दमयंती, श्री फरहाद, चंगेज खां, आखिरी शमा, आगरा बाजार के संवाद तैयार थे। थोड़ा बहुत डायरेक्शन में फेर बदल वही पेश होते। मुझे रुस्तम जी एक्स्ट्रा रोल से उठाकर सीधे हीरोइन के रोल पर ले आए। एक एक नाटक के 30-30 शो। थक जाती थी मैं। घर लौटते ही बिस्तर पर ढेर हो जाती। निजी जिंदगी रंगमंच तक सिमट कर रह गई। कनु, कोई जॉब ट्राई करते हैं। कब तक घानी में पिले बैल की तरह खटते रहेंगे? कबूतरों के गुटरगू की तरह हमारी गुफ्तगू रात के पिछले पहर में थक कर नींद के आगोश में खो जाती थी।
नतीजा क्या निकलता? फिर भी हमने तय किया कि अब रुस्तम जी को हम किराया देना शुरू करेंगे और अपनी दाल रोटी अलग पकाएंगे। थोड़ी नानुकर के बाद वे मान गए। थिएटर का शौक परवान चढ़ने लगा। बात विदेशों में शो करने तक बढ़ने लगी। दुबई, सिंगापुर, मलेशिया नाटक छांटे गए, रिहर्सल का समय बढ़ाया गया। सब पर जोश तारी था। थिएटर का पूरा ग्रुप मुझे और इमरान को अकबर जोधा भाई कहकर बुलाता था। हमें नाज है तुम दोनों पर। मजहबी उन्माद को चकनाचूर करता तुम्हारा ये कदम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को रेखांकित करता है। मैं भीतर ही भीतर अपने अंदर फैले सन्नाटे से घुट रही थी। तमाम नाते रिश्ते छूट चुके थे। पीली कोठी ख्वाब बनकर रह गई थी। अम्मा बाबूजी के पास जाने का मन मचल उठता था। भैया भाभी, छोटी बहन विष्णु प्रिया, पीली कोठी का सब्ज पिछवाड़ा, नर्मदा की ओर खुलते फाटक पर लदी बिगुल नुमा नीले फूलों वाली बेल, अमरूद से लदे पेड़ और उन पर मंडराते तोते। इमरान ने आकर बताया कि जबलपुर से सीता बहन जी यहाँ आई हैं और कोहिनूर में ठहरी हैं। हमें बुलाया है। सीता बहन जी का बंगला पीली कोठी के बगल में था। उनसे अम्मा बाबूजी के घरेलू संबंध थे। 1 मिनट भी गंवाए बिना हम अंधेरी में कोहिनूर होटल पहुंच गए। मैं सीता बहन जी से लिपट कर रो पड़ी थी। जो किया है उस पर पछताना नहीं। तुम्हारे अम्मा बाबूजी की नाराजगी जायज है, लेकिन तुमने गुनाह नहीं किया है। उन्होंने चाय और पनीर पकौड़े मंगवाए थे। तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा है कनुप्रिया। जब मैं रवाना हो रही थी तो वे स्टेशन छोड़ने आई थी। बोली, सीता दुआ करो मेरी कनू ठीक हो, खुश मिले तुम्हें। सुना है किसी पारसी के घर वह एक कमरे में किराएदार हैं। कलेजा मुंह को आता है जस्टिस बाप की बेटी का हाल सोचकर। ईश्वर करे यह खबर गलत हो। मैं तो उसके लिए दुआएं करते करते थक चुकी हूँ। मेरे अंदर एक सुलगती लहर उठी और मुझे धुआं धुआं कर गई। मुंबई रात की बाहों में मस्ती का सफर तय कर रही थी जब हम सीता बहन जी से विदा लेकर कमरे में लौटे। मैंने अम्मा का भेजा सामान खोला। मरून शिफॉन की सच्चे मोतियों और चांदी के तारों से काढ़ी गई बेशकीमती साड़ी, सोने का नेकलेस, बाजूबंद, कंगन, चूड़ियाँ, झुमके, अंगूठी, इमरान के लिए सफारी सूट, हीरे की अंगूठी, शगुन के रुपयों से भरा किमखाब का बटुआ, बादाम और काजू की बर्फी और छिलके वाली भुनी मूंगफलियाँ। अम्मा को याद रहा मेरा छील छील कर मूंगफली खाने का शौक। सहसा मैं इमरान के सीने में मुंह छुपाकर बुक्का फाड़कर रो पड़ी। इमरान मुझे खामोशी से थपकाता रहा। थिएटर जाने का वक्त हो चला था। आज आखिरी शमा की रिहर्सल थी। अगले 1 घंटे में सब इकट्ठे होंगे। रुस्तम जी, देविका, कामायनी, राहुल, शशांक, जाने पहचाने चेहरे, जानी पहचानी हस्तियां। जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। दिसंबर की शुरुआती तारीख है, शुक्रवार का दिन। आज देविका और राहुल की सगाई है। रोज की तरह मैं इमरान के साथ गिरगांव चौपाटी पर चहलकदमी कर रही थी। सामने ठठाकर लहरें मारता समंदर था। हम सुनहली धूप में क्वींस नेकलेस के हीरे खोजने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पश्चिम दिशा में गाढ़ा काला धुआं उठता नजर आया। साइकिल पर सवार एक पेपर वाला तेजी से पैडल मारता चिल्ला रहा था, बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, दंगे छिड़ गए, भागो। मैंने इमरान का हाथ कसकर पकड़ लिया और हम तेज तेज कदमों से घर की ओर भागे। इतने अचानक और अप्रत्याशित रूप से दंगा भड़का था कि देखते ही देखते दुकानें आग के सुपुर्द होने लगी। लाठी, बल्लम, चॉपर, चाकू लिए उन्मादी भीड़ खुले शटरों के अंदर घुसकर सामान को लूटने और दुकानदारों को हलाक करने लगी। मैं और इमरान बचते बचाते जैसे तैसे घर पहुंचे। तमाम बिल्डिंगों में सन्नाटा था। सब अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। रुस्तम जी का कहीं पता नहीं था। क्रूरता और बर्बरता का नंगा नाच सड़कों पर जारी था। शुक्रवार की रात हत्या, बलात्कार और जिंदा लाशों में तब्दील हुए इंसानों की दर्दनाक चीखों से जैसे मानवता को अंगूठा दिखा रही थी। रुस्तम जी कहाँ रह गए? अंधेरे में इमरान फुसफुसाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। सड़कों पर शोर उठता तो लगता तालिबानी शासन आ पहुंचा, जो रमजान के महीने में किसी भी घर के चूल्हे से उठता धुआं देखकर उस घर को जलाकर खाक कर देता था। हाँ,
घर ही तो जल रहे थे जिन्हें जला रहा था कट्टरपंथियों का उन्माद। रामलला, तुम कहाँ हो? अयोध्या जली जा रही है, निशाचरों का डेरा है वहाँ। कनु, मैं रुस्तम जी को लेकर आशंकाओं से घिर गया हूँ। न जाने कहाँ किस हाल में है वे। इमरान प्लीज। मैंने कातर नजरों से इमरान की ओर देखते हुए खिड़की की कांच पर माथा टिका दिया। सहसा एक लड़खड़ाता साया बिल्डिंग के फाटक की ओर बढ़ा। किसी ने भीड़ में से चाकू फेंक कर मारा। साला पारसी कटुए को घर में घुसाए बैठा है। ए, फाड़ डालूंगा एक एक को। अबे चुप, जीता रहेगा तो फाड़ेगा ना। उस अपने अकबर को हमारे हवाले कर दे जो हिंदुओं की लड़की भगा लाया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रुस्तम जी की आवाज मैं साफ पहचान रही थी। रुस्तम जी बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास ईंटों के ढेर में से ईंटें उठा उठा कर भीड़ पर बरसाने लगे। कुछ भागे, कुछ डटे रहे। इमरान सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मैंने हाथ पकड़ लिया। तुम्हें मेरी जान की कसम, तो रुस्तम जी को मरने दो। क्या चाहती हो तुम? इतनी बेगानी कब से हो गई तुम? आओ 6 हाथ मिलकर ईंट फेंके। मेरे पैर सुन्न हो रहे थे, जैसे उन्हें कील दिया हो किसी ने। 10-15 मिनट 10-15 साल बनकर गुजरे थे। घायल इमरान के कंधों पर रुस्तम जी की लाश उस संप्रदायवाद का हिंसक रूप थी जो और तो कुछ नहीं कर सकता, बस ऐसे ही कहर बरपा सकता है। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मेरी गैर मजहबी शादी से कत्ल भी हुआ और दंगे भी भड़के हैं। मेरे बड़े भाई प्यारे रुस्तम जी को मार डाला दंगाइयों ने। कैसे मान लूं कि दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जबकि हिटलर का फांसीवाद आज भी जिंदा है। तालिबानों की बर्बरता आज भी जिंदा है, और जिंदा है विभाजन की त्रासदी के बिलबिलाते जरासीम। उस रात पहली मर्तबा इमरान ने रुस्तम जी के पैर छुए। लगा जैसे रुस्तम जी के होंठ आशीर्वाद के लिए कांपे हैं। खूनी हवाएं देर तक हमारे ही चेहरे पर हमारे आंसुओं को सोखती रहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।